हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि भाई ये कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। जब हमने क्लास 11th कॉमर्स में एडमिशन लिया था तब से हम अकाउंट्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये नाम तो पहली बार सुनने में आया है। तो देखिए, समझिए भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। देखिए, आपको याद होगा जब क्लास 11th में आपने अपनी अकाउंट्स की बुक उठाई थी तो उसमें आपको एक टॉपिक मिला था, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि भाई अकाउंटिंग की 3 ब्रांच हैं। ये जो अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं इसको 3 ब्रांच में क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड आती है इसमें आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अकाउंट्स को 3 ब्रांच में क्लासिफाई किया जाता है। अब तक जो हमने पढ़ा क्लास 11 से लेकर बीकॉम फर्स्ट ईयर तक जितना भी कुछ आपने पढ़ा था वो सभी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर होती हैं। अभी ज़रा डीप में समझेंगे हम भाई फाइनेंशियल, उसमें क्या डिफरेंस है सब समझाऊंगा आपको। अब हम पढ़ रहे हैं बीकॉम सेकंड ईयर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है बीकॉम सेकंड ईयर के ही दूसरे पार्ट में, यानी कि 4th सेमेस्टर में। 3rd सेमेस्टर में आपके पास है कॉस्ट अकाउंटिंग और 4th सेमेस्टर में आपको मिल सकती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है ना। अब हमें बात करनी है भाई ये डिफरेंस क्या है इनमें। तो चलिए डिफरेंस समझिए। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, जो हमने क्लास 11 से लेकर अब तक पढ़ी, वो पूरे बिजनेस को एज अ होल स्टडी करती है। ये बताती है कि पूरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना है। आपको याद होगा क्लास 11th में हम बनाया करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी, पूरे बिजनेस का डेटा गिवन होता था, उसके हिसाब से हम फाइंड कर लेते थे कि भाई पूरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो ये पूरे बिजनेस को एज अ होल नहीं देखती, बल्कि पूरे बिजनेस में आप जितने भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर देती है। जैसे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी। यहाँ तो क्या था, यहाँ पीएल निकाला था पूरे बिजनेस का एज अ होल, मतलब चारों प्रोडक्ट का एक साथ। लेकिन कॉस्ट एक एक प्रोडक्ट के लिए निकाली जाती है, और फिर हम देखते हैं कि भाई हर प्रोडक्ट को बनाने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट आई, उसको सेल करके हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, और अल्टीमेटली कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहा या कौन सा प्रोडक्ट बनाकर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये पता लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें क्या पता लगा, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो एक तो कॉस्ट पता करने में कौन हेल्प कर रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग। साथ के साथ ये कॉस्ट को कंट्रोल करना भी सिखाती है। भाई जब आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई किस चीज़ पे मेरा कितना खर्चा हो रहा है, किस चीज़ पे कितनी कॉस्ट आ रही है, तो फिर हम जाहिर सी बात है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि भाई क्या करा जाए, किस तरह से मटेरियल को यूज़ किया जाए, किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए कि इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें पता लगती है कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग आप कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, और जब आप फाइंड कर लेंगे तो फिर आप उसको कंट्रोल भी कर पाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ तो आप पूरे बिजनेस के लिए एज अ होल ये काम करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की, जो स्पेशली किस फील्ड में काम आती है, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, या फिर आप कह सकते हैं सर्विस कैलकुलेट करने के लिए कौन हेल्प करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेचारा इंतजार कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है मेरी कोई बात ही नहीं कर रहा, इसको भी समझ ले रहे हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जब बात आती है, मैनेजमेंट ये क्या है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग।
डिफरेंट टाइप के रेशियोज कैलकुलेट करने होते हैं, डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं वो हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है डिस्कशन का, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में। फिलहाल हमें देखनी है कि साहब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं समझना कॉस्ट अकाउंटिंग को। देखिए आगे चलने से पहले थोड़ा न्यूमेरिकली इस बात को समझते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पूरे बिजनेस का एज अ होल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि भाई सेल हुई है आपकी 1,20,000 की, सेल हुई है 1,20,000 की, इसमें से हम माइनस कर सकते हैं सपोज करिए कॉस्ट या आप कह दीजिए एक्सपेंसेस। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि भाई चीज़ को बेचकर कितने रुपए मिले थे 1,20,000 और उसको बनाने में कॉस्ट कितनी आई है, या फिर यहाँ पर हम कह देते हैं कि एक्सपेंस कितना हुआ है 1,00,000 का। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि 20,000 का हमारा प्रॉफिट है। एक बात तो ये मोटी मोटी समझ में आ रही है। तो जो ओनर था बिजनेस का बड़ा खुश हुआ, बोला मज़ा आ गया भाई 20,000 रुपये कमा लिए। लेकिन वो गया कॉस्ट अकाउंटिंग वाले के पास जो आपका कॉस्ट अकाउंटेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने ये फिगर्स उसके सामने रखी। अब कॉस्ट अकाउंटेंट के पास गया, बोला भाई आप दिखाओ आपके पास क्या है। उसने कहा भाई मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि आप जो है 3 प्रोडक्ट बनाते हैं A, B और C। तो उसने फाइनेंशियल अकाउंटेंट से सारी फिगर्स ली और उनको बाइफरकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बीच में। किस तरह से देखिए ज़रा, वही बात सेल्स, फिर माइनस करनी है इसमें से कॉस्ट। लेकिन इस बार जो काम हो रहा है वो प्रोडक्ट वाइज आपको करना है। तो इसने बताया कि भाई प्रोडक्ट ए जो है उसकी सेल हुई है 70,000 की, प्रोडक्ट बी आपका जो है उसकी 30,000 की सेल है और प्रोडक्ट सी आपके पास जो है उसकी 20,000 की सेल आपने की है ड्यूरिंग द ईयर। अब कॉस्ट की बात आई कि भाई किसे बनाने में कितना खर्चा हुआ। तो यहाँ पर आपने कॉस्ट देखी कि साहब प्रोडक्ट ए को बनाने में लगते हैं 50,000, ठीक है ना। प्रोडक्ट बी को बनाने में लगते हैं 40,000 और प्रोडक्ट सी को बनाने में लगते हैं 10,000 रुपये, ठीक है भाई। अब आपने प्रॉफिट निकाला। तो प्रॉफिट क्या मिला आपको समझते हैं जरा। भाई 70 में से 50 गए 20,000, पॉजिटिव फिगर है, प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आया, पता लगा भाई मिले तो थे 30,000 लेकिन बनाने में कितने खर्च हुए 40,000। बड़ी टेंशन वाली बात हुई। तो पता ही लगा कि साहब लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ 10,000 का। और जब आप वहाँ गए तो बेच के मिले 20, बनाने में लगे 10, तो 10,000 का हो गया प्रॉफिट, ठीक है ना। ये वाली फिगर क्या है आपकी लॉस। अब आप मुझे ये बताइए कि इस बंदे का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। जब ये इस तरह से इसको ऐड करेगा तो देखना ज़रा आप 20 + 10 कितना हो गया 30, 30 - 10 कितना रह गया 20। यही तो यहाँ पर था। तो पूरे बिजनेस का एज अ होल जब आपने देखा तो पता लग रहा था कि भाई 20,000 का प्रॉफिट है, यहाँ तो बहुत खुशी थी। लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो पता लगा कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट तो हमारा 30,000 का हुआ था, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बी है इसने नुकसान करवा दिया। तो अब ये जो सारी डिटेल हैं वो किसको भेज देगा मैनेजमेंट को, और फिर ओनर और मैनेजमेंट मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि इस प्रोडक्ट को हमें आगे कंटिन्यू करना है, क्या ये सर्वाइव कर पाएगा मार्केट में। अगर चलेगा तो फिर दोबारा मेहनत करी जाएगी इस पर कॉस्ट कम करने के बाद, वरना आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग काम करती है। तो इसी की फिगर्स के बेस पर आप क्या बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन यहाँ पर बाइफर्केशन होता है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट निकाली जाती है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में ज़्यादा फ़ायदा हुआ और किस प्रोडक्ट को बनाकर फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग करी कैसे जाए। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे,
आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, आप बैलेंस शीट बनाते थे, और उससे पहले जब शुरुआत होती थी जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते थे, है ना। इसी तरह से देखना है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप समझना कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअल में किस तरह की जाएगी। अब देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर यह आती है कि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग करना चाह रहा हूँ, तो इसमें जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कॉस्ट, इसमें क्या क्या आएगा, यानी कि मैं किस किस चीज़ को कॉस्ट कहूँगा। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कि किन किन चीज़ों को मिलाकर मेरी कॉस्ट बनेगी, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में आप 3 तरह का खर्चा करते हैं। पहला तो होता है मटेरियल का। भाई जब आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसमें कुछ मटेरियल लगाएंगे ना, रॉ मटेरियल। तो कुछ तो हो गया मटेरियल, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा लेबर के लिए। भाई जो लोग बनाएंगे तो लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस, ये आपने पढ़ा हुआ है। और एक होते हैं एक्सपेंसेस। तो भाई एक्सपेंसेस में क्या आएगा, रेंट हो सकता है, टैक्सेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो सकते हैं ना। तो ये सभी जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब हमने समझा कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो मैं कॉस्ट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसमें मेरी पास 3 चीज़ें हैं, मटेरियल है, लेबर है और कुछ एक्सपेंस हैं, ठीक है ना। एक बात और क्या समझनी है आपको कि कॉस्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट कौन से हैं भाई, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को आप क्या कहेंगे, प्राइम कॉस्ट। और जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम कहते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, देखिए इनको समझना बहुत आसान है आपके लिए अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो। क्लास 11th में जब हमें सिखाया गया था कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम्स आते हैं और पीएल अकाउंट में कौन से आइटम्स आते हैं, तो बस वही बात आपको यहाँ पर भी अप्लाई करनी है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है अगर आप थोड़ा सा समझ लें तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो चीज़ें आती थी उनके आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा करते थे, अगर आपको याद हो। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट वाली चीज़ें हैं वो आप डाल देंगे सभी डायरेक्ट कॉस्ट को बनाने के लिए और उसका नाम हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। और अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट कॉस्ट की या फिर ओवरहेड्स की, तो जो सभी आइटम्स आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा करते थे वो आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में। तो ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हो गई, आप देखकर समझ सकते हैं अगर 11th का थोड़ा सा आपको क्लियर है कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। अभी और डिटेल में इसको समझेंगे, पहले यहाँ पर आ जाइए। ये जो हमने बात की थी आपसे कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, तो इन सभी के 2 तरह के हमारे पास वैल्यूज़ हो सकती हैं। मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल और इसी तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, और इसी तरह से आपको मिल सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझते हैं भाई कि डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल सब क्या होते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि मुझे जो है ये मार्कर प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। तो मार्कर को बनाने के लिए जो चीज़ें डायरेक्टली इस प्रोडक्ट में विजिबल हैं, जो आप देख पा रहे हैं कि भाई इसको बनाने में क्या क्या लगा हुआ है मटेरियल, ये प्लास्टिक की इसकी बॉडी है, अंदर ये एक निब लगी हुई है ना, इसके अंदर रिफिल पड़ी हुई है, तो ये सब क्या है, ये इसका डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है भाई, कि इसको बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है जो बाद में उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं रहती। जैसे कि ये जब मैं मार्कर लेके आया था तो ये एक पैकेट के अंदर आया था, है ना। अब आप देख रहे हैं कि मैं पैकेट को तो यूज़ कर नहीं रहा, वो तो एक पैकेट था जो इसको सेफ्टी के लिए था और उस पर बाकी डिटेल लिखी हुई थी इस मार्कर के बारे में। तो कंपनी को साथ में कुछ इस तरह के भी मटेरियल यूज़ करना होता है जो इस प्रोडक्ट का साथ में पार्ट नहीं रहता है ना, वो हट जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। दूसरा एग्जांपल लीजिए भाई, ये मैंने शर्ट पहनी हुई है,
तो इस शेड को बनाने के लिए जो चीज़ें लगी, भाई कपड़ा लगा होगा, ये बटन्स यहाँ पर लगे हुए हैं ना, तो ये क्या है, ये तो है डायरेक्ट मटेरियल। ये शेड रखी हुई आई थी एक बॉक्स में और वो बॉक्स रखा हुआ था एक पॉलिथीन में, तो ये सभी चीज़ क्या है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है ना। अच्छा साहब, डायरेक्ट लेबर क्या है और इनडायरेक्ट लेबर क्या है? डायरेक्ट लेबर तो वो हैं जिन लोगों ने अपने हाथ से बड़े प्यार से इसे बनाया, वो लोग कौन है, डायरेक्ट लेबर। तो फिर इनडायरेक्ट लेबर क्या है? अब आप ये बताइए, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर एक गार्ड बैठा हो सकता है, वहाँ पर एक स्वीपर होगा, है ना, ये लोग डायरेक्टली तो इस प्रोडक्ट को बनाने में कोई भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, लेकिन इनडायरेक्टली वो लोग काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इस प्रोडक्ट को आसानी से बनाया जा सके। भाई गार्ड बाहर सेफ्टी के लिए है, स्वीपर जो है साफ़ सफाई के लिए है ना, तो ये सब क्यों है, ये लोग फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर की तरह काम कर रहे हैं, या फिर इस प्रोडक्ट में ये लोग इनडायरेक्ट लेबर की तरह शामिल हैं। फिर बात आ रही है एक्सपेंसेस की। भाई एक्सपेंसेस का तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने कहा कि मैंने तो टैक्स पे करा, मैंने रेंट पे किया, मैंने टेलीफोन चार्जेस दिए हैं, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दिया, तो कैसे पता लगेगा कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, है ना। तो अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है आप ये बता दीजिए कि आपने ये खर्चा किस जगह किया है, वो जगह आप अगर मुझे बता दें तो मैं आपको ये बता दूंगा कि खर्चा आपका डायरेक्ट वाला है या आपका इनडायरेक्ट वाला है। तो अभी हम इसको समझेंगे कि अगर फैक्ट्री में जो भी खर्चा हुआ है, मैंने यहाँ कहा ना भाई डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है आपकी, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। भाई ट्रेडिंग अकाउंट में आप वही तो डालते थे जो सारा खर्चा फैक्ट्री वाला होता था। तो इसी तरह से आप कह देंगे भाई वो एक्सपेंसेस जो आपने फैक्ट्री पर किए हैं वो तो आपके डायरेक्ट हैं, और वो एक्सपेंसेस जो आपने ऑफिस में या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे किए हैं, जो हम पीएल अकाउंट में डाला करते हैं, कह देंगे भाई ये वाले जो हैं क्योंकि ये पीएल वाले हैं तो ये इनडायरेक्ट ही कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो यही छोटी सी बात थी कि साहब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट 3 होते हैं, तीनों को ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और कॉस्ट जो ओवरऑल है वो भी 2 पार्ट में ही डिवाइडेड है। एक डायरेक्ट कॉस्ट होगी जिसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहेंगे, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जिसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। चलिए आगे कुछ और बेसिक बातें समझ लेते हैं। तो देखिए अब तक आपने काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं, जैसे आपने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट, आपने बनाई है बैलेंस शीट, और इन सभी अकाउंट्स का अपना अपना स्पेशल पर्पस होता है जिनके लिए आप इनको प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह से अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा हूँ और मुझे फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कॉस्ट शीट का। तो मैं यहाँ पर क्या प्रिपेयर करूँगा, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को आप क्यों और कब प्रिपेयर करेंगे ये बात समझनी है। तो कॉस्ट शीट को आप सिर्फ तभी प्रिपेयर कर पाएंगे जब आप जिन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो वो आइडेंटिकल नेचर की हों। क्यों कहा हमने ऐसा कि भाई आइडेंटिकल नेचर की चीज़ों के लिए ही हम कॉस्ट शीट बना सकते हैं। देखिए कॉस्ट शीट में असल में हम करते क्या हैं कि पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हमने टोटल कितने रुपए खर्च किए। तो जैसे मैं कहूँ कि साहब मैंने जो है 1 लाख रुपए खर्च किए, और मैंने कितने यूनिट्स बनाए थे, मैंने बनाए थे 10,000 यूनिट्स। तो मैं इसको डिवाइड कर कर ये बता सकता हूँ कि 1 यूनिट जो है उसकी कॉस्ट 10 रुपये आई। ये मैं तभी कर पाऊँगा जब वो चीज़ें आइडेंटिकल नेचर की हों। एग्जाम्पल लीजिए, भाई ये मेरे हाथ में 2 मार्कर हैं, एक ब्लू है एक ब्लैक है, दोनों सेम कंपनी के हैं, तो सिर्फ कलर का ही तो फ़र्क है। इनको बनाने में तो कॉस्ट बिल्कुल सेम आई होगी। क्यों? क्योंकि जब मैं मार्केट जाता हूँ इनको ख़रीदने के लिए तो मुझे ये दोनों 25-25 रुपए के मिलते हैं। तो जब ये सेम प्राइस पर सेल हो रहे हैं तो बने भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही कॉस्ट पर होंगे। इसीलिए जो चीज़ें आइडेंटिकल नेचर की होती हैं उन्हीं में मैं इस तरह डिवाइड करके बता सकता हूँ कि एक कितने की हुई। और एग्जाम्पल लीजिए, भाई ब्रिक्स हैं, आपने कहा टोटल इस बार ईंटें बनी हैं 1 लाख रुपए की, हमने 10,000 ईंट बनाई हैं तो एक ईंट जो है 10 रुपए की हो गई। या फिर आपने चेयर्स बनाई, सारी आइडेंटिकल नेचर की चीज़ें हैं ना, लेकिन एक ऐसी फैक्ट्री है भाई जहाँ पर चेयर और टेबल एक साथ बन रही है। अब आप मुझे बताइए कि चेयर और टेबल को बनाने में क्या सेम खर्चा आएगा?
भाई बिल्कुल नहीं आएगा, चेयर एक अलग चीज़ है, टेबल अलग है। तो आप इनको एक साथ प्लस करके इस तरह डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होगा, या तो चेयर की कॉस्ट बढ़ जाएगी या फिर टेबल की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जो चीज़ें आइडेंटिकल इन नेचर होती हैं उन्हीं के लिए आप क्या प्रिपेयर कर पाते हैं, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं, देखा आपने यहाँ पर एक यूनिट का पता लग गया कि एक यूनिट 10 रुपये का है, तो ताकि आप कैलकुलेट कर पाएँ कॉस्ट पर यूनिट। किसी भी चीज़ की कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, कॉस्ट शीट को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, मोस्टली कॉस्ट शीट का। अगर ये आपको समझ आ गई कि भाई कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, तो मोस्टली जितनी भी चैप्टर्स आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे वो सभी आप बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना, ये बिल्कुल बेसिक है अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग का। अच्छा, कॉस्ट शीट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो भाई ये कॉस्ट शीट जो है ना, ये दो तरह से बनती है। देखिए, चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास से, तो है ना बिल्कुल नई एक चीज़ आपके सामने आई है। तो मैं एकदम आपको मुश्किल करके नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आसानी हो सकता है मुझसे उतना इजी करके बिल्कुल आपको दे दूँ। ठीक है ना। तो कॉस्ट शीट हम एक बार में कभी नहीं बनाते, कॉस्ट शीट को मैं आपको 2 बार बना सिखाऊंगा। पहले आएगा सिंपल फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट। उसके बाद जब सिंपल वाला समझ लेंगे, फिर ज़रा आगे की बात होगी है ना, नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, फिर हम जाएंगे डिटेल्ड फॉर्मेट पर। तो देखिए, डिटेल वाला वही कर पाएगा जो सिंपल वाला सीख लेगा। तो अब समझ लेते हैं कि भाई सिंपल फॉर्मेट क्या है और डिटेल फॉर्मेट क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे समझना कॉस्ट शीट का सिंपल फॉर्मेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल फॉर्मेट समझने से पहले आइए कुछ थोड़ा सा उसको भी और आसान कर दूं आपके लिए। तो अभी हमने आपसे ये कहा था कि भाई कॉस्ट जो है वो 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला पार्ट क्या था उसका, डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा पार्ट क्या था, इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट में अभी हमने 3 बातें पढ़ी थी कि भाई आपको मिल सकता है डायरेक्ट मटेरियल, आपको मिल सकती है डायरेक्ट लेबर और आपको मिल सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है ना। अगर मैं इनडायरेक्ट वाली कैटेगरी में जा रहा हूं तो मुझे मिल सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और मुझे मिल सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो डायरेक्ट वाली चीज़ें थी इनका मैंने आपको एक नाम बताया था कि भाई डायरेक्ट वाली जो कॉस्ट है ना उसको प्राइम कॉस्ट में कहूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर मैं सम अप कर लूँ एक जगह तो मुझे मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। क्या बन जाएगी, प्राइम कॉस्ट। ज़रा उधर चलते हैं इनडायरेक्ट की तरफ। देखिए, हमने आपको ये बताया था कि इनडायरेक्ट का पता नहीं लगा सकते, बल्कि आप ये देखते हैं कि किस जगह पर वो खर्चा हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए क्या हिसाब है इसका देखने का। देखिए, आप इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए 3 पार्ट बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं समझिए। अगर आपने इनडायरेक्ट वाला खर्चा किया है फैक्ट्री पे, इनडायरेक्ट वाला खर्चा आप कर रहे हैं फैक्ट्री पे, तो इसका नाम दिया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी हमने आपसे कहा था ना कि इनडायरेक्ट वाले को ओवरहेड भी कहते हैं। तो ये समझा रहे हैं कि अगर आपने इनडायरेक्ट वाला खर्चा किया है कहाँ पर, फैक्ट्री में, तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड कह दो। अगर आपने इनडायरेक्ट वाली कॉस्ट लगाई है ऑफिस में, भाई 2 अलग अलग जगह है ना, फैक्ट्री वो है जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, ऑफिस क्या है जहाँ पर बाकी काम संभाला जा रहा है आपका। तो अगर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से कुछ भी खर्चा कहाँ करा है, ऑफिस में, तो उसको आप कह देंगे ऑफिस ओवरहेड्स। 2 बात हो गई। अगर आपने खर्चा किया है इनडायरेक्ट वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, कहाँ खर्चा कर रहे हैं आप, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ पे अगर खर्चा कर रहे हैं तो वो कही जाएंगी सेलिंग
ओवरहेड्स। सही है ना? अभी बात खत्म नहीं हुई। अगर मैं इन तीनों को मिला लूं, है ना, तो ये तीनों मिला के मेरे टोटल ओवरहेड्स हो गए, यानी कि टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट तीन चीज़ों से मिलेगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स से। ठीक है ना? तो अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे आपको समझना ये है कि जो मेरी टोटल कॉस्ट होगी, क्या होगा टोटल कॉस्ट, वो क्या होगी, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ऑफिस ओवरहेड्स प्लस सेलिंग ओवरहेड्स। क्योंकि भाई टोटल कॉस्ट जो है वो दो पार्ट में है ना, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाली क्या बन गई, प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट के तीन पार्ट मुझे मिले। तो इसीलिए अगर मैं क्या कर रहा हूं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड और प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अगर कर दिए जाएं तो मेरे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट। अब हम समझते हैं कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाएगी, कौन सी वाली, सिंपल वाली। तो आइए मेरे साथ आप लोग बनाइए सिंपल कॉस्ट शीट। ठीक है ना? तो सिंपल कॉस्ट शीट बनानी बहुत ही सिंपल है, नाम ही उसका सिंपल है यार। आओ, तो सबसे पहले आप लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, फिर आप लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, ठीक है ना, फिर आप लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीन बातें आपने लिखी, यहां पर इनकी वैल्यूज आप लिख रहे हैं, फिर आप इनको सम कर लेंगे। सम करके जो फिगर आपको मिलेगी उसको आप कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, यही वाली बात आ गई कि इन सबको प्लस कर लो तो क्या बन जाएगी, प्राइम कॉस्ट। आगे क्या करना है, अब आपने देखा ना कि प्राइम कॉस्ट में इस तरह से ये वाली बातें मुझे प्लस करनी है, तो किस तरह करेंगे, आइए इसमें आप लिखेंगे ऐड। क्या ऐड करनी है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड जो नाम है इसको आप वर्क ओवरहेड भी कह सकते हैं, वर्क्स ओवरहेड। तो जो भी नाम आपको मिल जाए क्वेश्चन में समझ लीजिएगा भाई फैक्ट्री वाले की बात हो रही है। तो जैसे ही आप यहां पर इसको प्लस करते हैं तो आपको मिल जाती है वर्क कॉस्ट। ठीक है ना, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट कह लो। असल में जो नाम आपको लिखा हुआ चाहिए वो क्या चाहिए, वर्क कॉस्ट। ठीक है ना, ये टेक्निकल टर्म यहां पर यूज कर रहे हैं इसके लिए। फिर आप उसमें ऐड करते हैं भाई, क्या ऐड करते हैं, ऑफिस वाले खर्चे। तो यहां पर आप लिखेंगे ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ये आपने यहां पर भाई ऐड कर दिए। जैसे ही यहां पर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको एक फिगर मिलेगी यहां पर, उसको आप कह देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि चीज को बनाने तक ये खर्चा टोटल लगा। अभी एक चीज और बची भाई, बेचने में खर्चा होगा, सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है ना, तो जो खर्चा बेचने में होगा उसके बाद आप वहां पर आएंगे, आप यहां पर लिखेंगे भाई ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है ना, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहां पर आपने ऐड किए इसमें, और फिर आपको जो फाइनल फिगर यहां पर मिल रही है वो है आपकी टोटल कॉस्ट, या फिर आप इसको कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपने पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना, उसी की बात कर रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल आप उसको यहां पर कह सकते हैं। अब जरा आगे समझते हैं, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इधर, यहां पर थोड़ी जगह कम हो गई है तो आप लोग नीचे उसके लिख लीजिएगा। क्या लिखना है कि मुझे मिल चुकी है टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में अगर मैं ऐड कर लेता हूं अपना प्रॉफिट, भाई कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए, अगर मैं उसको कॉस्ट में ऐड कर लूं तो फाइनल फिगर जो मुझे मिलेगी वो होगी मेरी सेल्स। ठीक है ना, तो टोटल कॉस्ट, भाई चीज की कॉस्ट कितनी है उसमें प्रॉफिट जोड़ लो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट कितना होता है, एसपी, तो वही सेल्स है आपकी। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये है मेरा सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट।
इसको किस तरह करना है भाई, इसमें क्या बातें हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो और कुछ बात समझ में आ जाएगी, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट। डिटेल्ड वाली जो कॉस्ट शीट है, दो बताई ना मैंने आपको, दो पढ़नी है, सिंपल और डिटेल्ड। तो मैंने कहा था कि जिसने सिंपल वाली पढ़ ली वही डिटेल्ड वाले भी कर पाएगा, तो इसलिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल कॉस्ट शीट को बनाने की। नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाई जाएगी कि डिटेल्ड कॉस्ट शीट किस तरह बनेगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल कॉस्ट शीट पर बेस्ड। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डायरेक्ट मटेरियल 5000, डायरेक्ट लेबर 3500, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1500, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 800, सेलिंग एक्सपेंसेस 700, सेल्स हैं 15000 की। आपको कैलकुलेट करना है प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आराम से विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है, समझिए ज़रा। डायरेक्ट मटेरियल मुझे गिवन है 5000 का, ये आ गया। डायरेक्ट लेबर मुझे गिवन है 3500 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे कि उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं होते, तो आप चाहें तो इसको लिखिएगा भी मत, ठीक है ना। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखें, लिख दिया है अगर तो डैश लगा दीजिएगा। तो भाई मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई, प्राइम कॉस्ट हो जाती है इनका सम यानी कि 8500। इसमें मुझे ऐड करने होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कितने हैं 1500 के, तो इसमें ऐड कर देता हूं मैं 1500। तो मुझे मिल जाएगी वर्क कॉस्ट कितनी, इनका सम यानी कि 10,000 रुपीज़। तो ये आ गई मेरी वर्क कॉस्ट। फिर देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आपको चाहिए, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स किया, यहाँ पर आपको दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने 800, तो यहाँ पर आ जाता है 800। तो आपको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज इक्वल टू 10800, 10,800 रुपये। फिर आप देखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चाहिए साहब, तो ये हैं सेलिंग एक्सपेंसेस 700, तो यहाँ पर आपने लिखा 700। तो देखेंगे आपको यहाँ पर मिल रही है टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 11500, 11,500। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 11,500 की। आगे चल रहे हैं कि भाई प्रॉफिट तो हमें निकालना है, तो छोड़ दो इसको यार, प्रॉफिट नहीं है तो आगे चलो। सेल तो है, सेल कितनी है 15,000 की, तो यहाँ पर आपने लिखा भाई सेल्स कितनी हो गई 15,000। अब प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे भाई, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो प्रॉफिट हो जाएगा। आओ पीछे चलते हैं, 5th क्लास में आपने पढ़ा कि एसपी होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, या फिर ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए कि भाई एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। ये तो अच्छा लग रहा है देखने में, ये टोटल कॉस्ट जो है यही तो आपका सीपी है, ये प्रॉफिट है, ये एसपी है, ठीक है ना। मुझे चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। बहुत आसान, बिल्कुल बच्चों वाली बात है यार, आगे समझो इसको। तो एसपी यानी कि 15,000 में से सीपी गई यानी कि 11,500 गए, तो प्रॉफिट मिला मुझे 3,500 का। देखो क्या निकालना था, प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई 8500, वर्क कॉस्ट कितनी आ गई 10,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10800, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल कुछ भी कह लो 11,500, और निकालना था भाई प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मुझे ये मिल गया, ठीक है ना। कैसे निकाला, ये थोड़ी सी बेसिक ट्रिक्स लगा के, तो माइनस कर देंगे तो ये आ गया आपका 3,500 का प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन था आपका, किसके हिसाब से देखा है हमने इसको, सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट पर बनाया है। तो ये कॉस्ट शीट का सिंपल वाला फॉर्मेट आज आपको अपनी कॉपी में लिखकर अच्छी तरह से याद करना है। देखिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो हमने समझ लिया, सिंपल फॉर्मेट आज हमने सीखा है कि भाई सारी डायरेक्ट वाली चीज़ों को प्लस कर लो, प्राइम कॉस्ट बन जाएगी, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दो, वर्क कॉस्ट बन जाएगी, उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड कर लो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, और उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स।
और फिर अगर मैं उसमें प्रॉफिट भी ऐड कर लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ सेल। ठीक है ना, ये तो छोटी सी एक अलग बात हो गई। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आइए कि कॉस्ट शीट बनाने में आपको क्या क्या चीजें कंसीडर नहीं करनी। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट बिकॉज दे आर प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर। तो वो चीजें भाई, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, एक कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो जो चीज़ें फाइनेंशियल नेचर की हैं वो कॉस्ट शीट बनाते में नहीं लिखी जाएंगी। कौन कौन सी होती हैं समझिए ज़रा। पहला है फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस में क्या क्या आएगा कि भाई आपने इंटरेस्ट पे किया, सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, या फिर आपने डिबेंचर्स खरीदे थे, आपने उन पर इंटरेस्ट दे दिया। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं तो फाइनेंस चार्जेस कहलाती हैं और वो कॉस्ट शीट में नहीं लिखी जाएंगी। अभी आपने देखा ना, कॉस्ट शीट बनाई थी, वहां पर इस टाइप का कोई भी आइटम नहीं था। दूसरा है प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने एसेट सेल किए, आपको उनकी सेल करने में प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो वो भी आप कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने कोई एसेट बेचा, उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट या लॉस कोई इस प्रोडक्ट में थोड़ी आ गया भाई। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल नेचर की चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। ठीक है, आगे समझते हैं कि भाई इनकम टैक्स या फिर डिविडेंड या फिर जनरल रिजर्व एक्सेट्रा, इस टाइप की सभी चीज़ें। तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो यार, ये कुछ नाम मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये नाम क्वेश्चन में आते हैं तो आप इनको इग्नोर कर देना कि बस भाई आपसे कोई मतलब नहीं है, आप यहीं बैठे रहो। जो बाकी चीज़ें हैं उनको उठाओगे, कहाँ डाल दोगे, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये बात हो गई कि कॉस्ट शीट में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। अच्छा, अभी हमने ये देखा कि भाई एक मेरा फाइनेंशियल अकाउंट है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं बना रहा हूँ पीएल अकाउंट, वहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलता है। भाई 11वीं क्लास में जो मैं पीएल अकाउंट बनाता था मुझे वहाँ से प्रॉफिट मिला करता था ना। अभी आपने देखा कि मैंने कॉस्ट शीट बनाई, मुझे यहाँ पर भी प्रॉफिट मिला। है ना, तो एक होता है प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, यानी कि पीएल अकाउंट में कितना प्रॉफिट दिखा रहा है। एक होता है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, कि कॉस्ट शीट के हिसाब से मेरा कितना प्रॉफिट आया। क्या ये वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट दोनों सेम होने चाहिए? तो जी नहीं, दोनों सेम नहीं होते। हो जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन ये दोनों जनरली सेम नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? आप देख रहे हो कि जब मैं पीएल अकाउंट बनाता हूं तो उसमें इन चीज़ों को भी कंसीडर करता हूं, लेकिन जब मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं तो मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे तो फर्क आएगा। और जब मैं यहां पर कह रहा हूं कि प्रॉफिट आर नॉट सेम, दोनों प्रॉफिट में कुछ ना कुछ फर्क है, तो इसी फर्क को दूर करने के लिए एक चैप्टर आपको पढ़ना है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों को रिकंसाइल करना, मिलाना, बैलेंस करना। भाई बैलेंस करना जब भी तो पड़ेगा, भाई एक ही कंपनी है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट कुछ दिखा रहा है, कॉस्ट शीट में प्रॉफिट कुछ ही और दिखा रहा है, तो भाई उनको बैलेंस करके देखना तो पड़ेगा। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 11 में, क्या नाम था उसका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वहाँ पर पासबुक में और कैश बुक में अलग अलग बैलेंस हुआ करता था ना, तो फिर आप उसको मैच करते थे। वही काम यहाँ पर करेंगे, बाद की बात है, पूरा मैं भाई खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, आपको सारी चीज़ें आसान करके समझा दी जाएंगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो एक बात यहाँ पर आ गई थी तो इसलिए आपको बता दी। अच्छा, एक बात ये कि भाई अभी मैंने कहा कि कॉस्ट शीट क्यों बना रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो जो भी मेरी टोटल कॉस्ट आएगी, है ना, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं डिवाइड अगर कर दूं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितने मैंने यूनिट्स बनाए, तो मुझे क्या मिल जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट, या ऐसे कह लो कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है ना, कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हुई। तो आज हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और यहाँ पर हमें पता लगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करते हैं। हमने समझे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। हमने देखे कॉस्ट शीट दो तरह से बनाई जाती है, एक होता है आपका सिंपल फॉर्मेट और एक होता है आपका डिटेल्ड फॉर्मेट।
सिंपल वाला फॉर्मेट आज हमने समझ लिया है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करके देखा। उसके बाद हमने देखा कि भाई कॉस्ट शीट बनाते में आपको किन बातों का ध्यान रखना है या फिर क्या चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करनी। देखिए आपको करना बस यहाँ पर इतना है कि एक फेयर रजिस्टर ज़रूर मेंटेन कीजिए जिसमें आप रेगुलरली ये नोट्स अपने प्रिपेयर कीजिए, ताकि जब आपके पास सारे नोट्स रहेंगे और जब आप उनसे प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में आप इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए अभी मैं यहाँ पर हूँ, पूरी कोशिश की जाएगी कि एक एक करके जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो रेगुलरली यहाँ पर आपको समझाए जाएँ, आपके लिए अपलोड किए जाएँ। लेकिन आपको इतना डेडिकेशन दिखाना होगा कि आप एक टाइम ऐसा फिक्स कर लीजिए, वो टाइम आपका अपना हो सकता है, जिस भी टाइम आपको कन्वीनियंट लगे वो एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम मुझे रजिस्टर लेकर बैठना है और इतनी देर, जितनी देर का भी लेक्चर चलेगा, शोएब भाई के साथ यहाँ पर ये सभी चीज़ें डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। जितना आपका टॉपिक है, जितना आपका सिलेबस है, वो सभी चीज़ें हम आपको कवर करवा देंगे। साथ में स्टैटिस्टिक्स की जो क्लास है वो भी आपकी अपलोड की जाएगी, तो दोनों ही चीज़ें इंशाल्लाह आपकी कवर करवाई जाएंगी, आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आपके साथ हैं, आपको बस क्या करना है कि रेगुलरली इन लेक्चर्स को देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी न्यू लेक्चर या फिर न्यू क्लास आपके लिए अपलोड की जाए वो फ़ौरन आपको मिल जाए और कुछ भी चीज़ें आपकी मिस बिल्कुल भी ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।